सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य गुण व उपयोग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो अम्ल व क्षार के सामान्य गुण रहेंगे। यानी कि सबसे पहले हम सामान्य गुणधर्मों को डिस्कस करेंगे कि अम्ल व क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो उनको आप क्रम से देखते रहिए। सबसे पहला हम देखेंगे विद्यार्थियों लिटमस प्रभाव। अम्ल किस प्रकार से लिटमस प्रभाव दर्शाता है और क्षार किस प्रकार से लिटमस प्रभाव दर्शाता है। तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें अम्ल की, किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों? अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये लिटमस प्रभाव किसका हो गया? अम्ल का हो गया। और जो अम्ल होते हैं नॉर्मली उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है या 7 से अधिक होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको विद्यार्थियों हम क्षार कहते हैं। केवल हम लिटमस पत्र की बात करते हैं तो अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हो तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक रहती है अनिल। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल, यानी कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और उल्टा आपको क्षार याद रखना है जो कि लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो दूसरा बिंदु आपके सामने क्या आ चुका है? धातु के साथ रिएक्शन। किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन एक आप ध्यान रखना कि जितने भी अम्ल हैं सभी के सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन क्षार के अंदर आप केवल और केवल किसको याद रखोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु के साथ में अभिक्रिया कर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी जितने भी क्षार होंगे वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। बाकी जितने भी अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन गैस है विद्यार्थियों, ये हाइड्रोजन गैस कैसे जलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस विद्यार्थियों फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। फट फट की ध्वनि के साथ जलती हैं। यानी कि जब हम जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास में ले जाते हैं तो मोमबत्ती से किस प्रकार की आवाज आएगी? फट फट के साथ वो जलती हुई आवाज आएगी। तो हाइड्रोजन किस आवाज से जलती है? फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ये तो ये रिएक्शन आप इसके अंदर याद रख सकते हो। अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु के साथ रिएक्शन कर ली, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया और साथ में कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। विशेष तौर से आपको क्या याद रखना है कि धातु के साथ जब भी कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि क्षार जो होते हैं वो यहाँ पर धातु के साथ अभिक्रिया करने पर मैक्सिमम केस के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। नेक्स्ट आगे चलते हम तीसरे पॉइंट के अंदर। और तीसरा पॉइंट आपके सामने आ चुका होगा कि ऑक्साइड के साथ में क्या रिएक्शन होती है। बात करते हैं हम ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की बात करेंगे। और दूसरा ऑक्साइड कौन सा होगा? अधातु ऑक्साइड होगा। यानी कि धातु ऑक्साइड की भी बात करेंगे हम और अधातु ऑक्साइड की भी बात करेंगे। तो दोनों की बात करेंगे हम। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जब भी विद्यार्थियों रिएक्शन करेगा तो यहां पे क्या बना देगा? लवण व जल। एक रिएक्शन थी, ध्यान देना। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। लवण व जल बनाता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी इनका एक सामान्य गुण धर्म है, एक सामान्य गुण है। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीजें बताऊंगा उसको आप फोकस करिएगा।
अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, लवण व जल बनाता है। कुछ पॉइंट है उसको आप नोट करें। यहां पे अम्ल है, यहां पे भी अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लवण है, यहां पे भी लवण है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जल है, यहां पे भी जल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन समान है, यानी कि ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो उत्पाद यहां समान बन रहे हैं, उत्पाद यहां वही बन रहे हैं। जो उत्पाद उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर बन रहे थे वही उत्पाद अम्ल की धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से बनते हैं। कब बनते हैं? जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनते हैं। जब अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आप जरूर याद रख लें, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम क्षार के अंदर समझते हैं कि जो क्षार होता है वह धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है और लवण व जल बनाता है। उत्पाद तो अभी भी वही है, लेकिन हमने अम्ल की जगह क्या लिया है? अम्ल की जगह हमने ले लिया है विद्यार्थियों अधातु ऑक्साइड। यानी कि ये पहले अम्ल यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या है? अधातु ऑक्साइड है। मतलब ये हुआ कि जो अधातु ऑक्साइड है, इस अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति विद्यार्थियों अम्लीय होगी। अम्लीय होगी तभी तो लवण और जल बनता है। और यहां पर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए तो लवण और जल बनता है। भाई लवण और जल कब बनता है? लवण और जल तभी बनता है जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है। यानी कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तभी लवण और जल बनेगा। तो यहां पर एक तो अम्ल है, एक तो यहां पे क्षार है, तो दूसरे वाला कौन होगा? तो दूसरे वाला अम्ल और क्षार ही होगा। यहाँ पे अम्ल है तो यहाँ पे क्षार होगा, यहाँ पे क्षार है तो यहाँ पे अम्ल होगा। मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर अम्ल नहीं है, लेकिन उसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा? अम्ल की भांति, अम्ल की तरह वह होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप याद रख लें। आगे चलते हैं। विद्युत का चालन कौन करता है? ये मैंने यहां पर लिया विद्यार्थियों बीकर, यहां भी मैंने लिया बीकर। दोनों के अंदर मैंने पानी भरा और पानी के अंदर अम्ल डाला और पानी के अंदर क्या डाल दिया? क्षार डाल दिया। अब मैं यहां पर विद्युत के चालन का क्या करूंगा? प्रयोग करूंगा। और मैं पाता हूं कि यहां पर जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन कर रहा है, और यहां पर जो क्षार का जलीय विलयन होता है वो भी विद्युत का चालन करता है। मीन्स क्या हुआ? अम्ल का जलीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है, क्षार का जलीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बिंदु में आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूं। विद्यार्थी यहाँ पे हम अब उपयोगों को पढ़ेंगे। आपने गुणधर्मों को पढ़ लिया, पहले हम अम्ल के उपयोगों को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम क्षारों के उपयोगों को भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है लिखा हुआ अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के उपयोग की अगर बात करते हैं तो किन किन अम्लों के उपयोग हमको पढ़ने हैं वो भी ज्ञात होना चाहिए। तो अम्ल विद्यार्थियों अगर हम बात करते हैं तो मेजर तौर से हम दो प्रकार के अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे। एक खनिज अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बनिक अम्लों के उपयोग। कार्बनिक का मतलब होता है कि इसमें कार्बन का अंश होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा कार्बनिक अम्ल होता है कि जो जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में होता है। और यहां पे अगर खनिज की बात करते हैं तो कार्बन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि यह अकार्बनिक यौगिकों के
अकार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया से बनता है, कि अभिक्रिया से बनता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। पहली चीज, खनिज अम्ल कार्बन नहीं होगा, अकार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया से बनेगा। कार्बनिक अम्ल का मतलब है कार्बन का अंश होगा। जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होता है, तो वो होते हैं कार्बनिक या ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर हम बात करें खनिज अम्ल की, तो खनिज अम्ल आपके सामने है H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। HNO3 इसको हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इसको हम नाइट्रिक अम्ल कह देंगे। खनिज अम्लों के अगर हम उपयोगों की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उद्योग धंधों में, औषधि उद्योग में, पेंट उद्योग में, उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग होता है, खनिज अम्लों का उपयोग होता है। एक बार मैं इसको पूरा हटा रहा हूं। अब हम अलग अलग अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या उपयोग है, HNO3 का क्या उपयोग है, H2SO4 का क्या उपयोग है, सभी के हम अलग अलग उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोगों को, किसके क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नॉर्मली उपयोग कहाँ होता है, बड़े बड़े उद्योगों में होता है। उद्योगों के अंदर विद्यार्थियों बॉयलर होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं। बॉयलर के अंदर क्या करते हैं, या तो कपड़े को गर्म किया जाता है या किसी दूसरे पदार्थ को, जिस किसी की भी फैक्ट्री है तो वहां पे किसी न किसी पदार्थ को वहां पे क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। बॉयल मतलब गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद जो विद्यार्थियों बॉयलर होते हैं लगातार लंबे समय तक गर्म करते हैं, उसमें पानी की भी कुछ मात्रा होती है, तो बॉयलर अंदर से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अंदर से बॉयलरों को अंदर से साफ करने के लिए किसको काम में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम में लेते हैं, बॉयलरों को अंदर से साफ करने के लिए। नेक्स्ट इसका उपयोग रहता है सिंक व सैनिटरी को साफ करने में। ये सिंक व सैनिटरी कहाँ होते हैं, नॉर्मली रसोई घर के अंदर होते हैं सिंक व सैनिटरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरे अम्ल की, जो हमारे सामने है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है, पहला तो हो गया उर्वरक के निर्माण के अंदर और गहने साफ करने के अंदर। जो विद्यार्थियों सोने व चांदी के गहने रहते हैं, सोने व चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल को काम में लिया जाता है, और इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में भी होता है। एक विद्यार्थियों शब्द आपने पहले सुना होगा, एक्वारेजिया शब्द। कैसा शब्द विद्यार्थियों, एक्वारेजिया, अम्लराज। एक्वारेजिया या अम्लराज, ये दोनों विद्यार्थियों एक ही चीज हैं। एक्वारेजिया कहो या अम्लराज कहो, दोनों एक ही चीज है। इसके अंदर दो अम्लों का विद्यार्थियों क्या होता है, मिश्रण होता है। पहला अम्ल कौन सा होगा, नाइट्रिक अम्ल, तो मैंने यहां पे लिखा HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। दूसरा इसके अंदर किसका मिश्रण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होगा। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाते हैं, तो 1:3 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। 1:3 के रेशियो में क्या करते हैं, मिलाते हैं। 1 अनुपात किसका, नाइट्रिक अम्ल का, 3 अनुपात किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। इनको इस अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया का निर्माण होता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि सोने जैसी धातु को भी गला सकता है। सोने जैसी धातु को भी गला सकता है, को भी गला सकता है, इतना ये पावरफुल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल की या H2SO4 की। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो नॉर्मली इसका उपयोग सेल के अंदर किया जाता है, कार की बैटरी के अंदर इसका यूज होता है, और बड़े बड़े उद्योगों में इसका यूज होता है।
तो H2SO4 का उपयोग कहाँ हो गया? उद्योगों में हो गया। और नेक्स्ट H2SO4 की अगर बात की जाती है तो इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? H2SO4 इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। इसके अतिरिक्त किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को कैसे मापा जाता है? उस देश में H2SO4 की खपत से मापा जाता है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को उस देश में खर्च होने वाले, उस देश में खपत होने वाले H2SO4 की मात्रा से मापी जाती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों बात करेंगे हम कार्बनिक अम्ल की, जिसके बारे में मैं पहले थोड़ा बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के लिए सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये विद्यार्थियों जो अम्ल है ये किससे प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से या पादपों से प्राप्त होते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो अम्ल जीव जंतुओं से या पादपों से नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल, जिसके एग्जाम्पल ये रहते हैं। इसके अंदर हम सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल को पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है विद्यार्थियों सिरके के अंदर। सिरके के अंदर जो ये एसिटिक अम्ल है इसके कई उपयोग हैं। जो विद्यार्थियों खाद्य पदार्थ होते हैं उसको संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग होता है। अचार को संरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और अगर हम बात करें लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के लिए तो दो चीजें आप याद रख लेना, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, ये पहली बात। दूसरी बात आप याद रखोगे अचार को संरक्षित करने के लिए। तीसरी बात आप याद रखोगे फर्नीचर को साफ करने के लिए। किसको साफ करने के लिए? फर्नीचर को साफ करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे उपयोग होता है सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल किसमें प्रेजेंट होता है? दही में प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें प्रेजेंट होता है? इमली में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। अगर बात की जाए चींटी के डंक की, ये विद्यार्थियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चींटी के डंक में या प्रश्न आ सकता है कीट के डंक में, चींटी के डंक में या कीट के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? तो वहां पे आप विद्यार्थियों बता दोगे कि चींटी के डंक या कीट के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कभी कभी आपको इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र होता है HCOOH। तो इस प्रकार से इसकी बात रहती है। कुछ क्षार जिनके मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, इसको विद्यार्थियों कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों कैसे क्षार हैं? प्रबल क्षार हैं। NH4OH, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अतिरिक्त भी बहुत होते हैं जैसे कि AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों? क्षार होता है। अब इसके हम क्रम से कुछ उपयोग देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से आपको ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि तीनों काफी महत्वपूर्ण हैं।
पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला होता है साबुन उद्योग में। कहाँ विद्यार्थियों? साबुन उद्योग के अंदर। दूसरा अपमार्जक उद्योग के अंदर, कागज व वस्त्र उद्योग के अंदर। सीधी सीधी बात करें तो साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, कागज के निर्माण में, वस्त्र के निर्माण में NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा या NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, अपमार्जक, कागज व वस्त्र निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम में आता है। दूसरा बात करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। देखिए यहां पे मैं पहले एक चीज आपको समझा चुका हूं। ये खेत है, इस खेत के अंदर ये मिट्टी है, ये मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो चुकी है। कैसी हो चुकी है विद्यार्थियों? ज्यादा अम्लीय हो चुकी है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो अम्ल की मात्रा है उसको कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्षार मिलाया जाता है, ताकि वो अम्ल धीरे धीरे क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए। तो यहाँ पर अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए या उसकी अम्लता को दूर करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। नॉर्मली इसको हम चूना, सफेदी भी कहते हैं, सफेदी या चूने के रूप में। और इसका काम कीटनाशकों को मारने के रूप में भी होता है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ चुका है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दूधिया, दूधिया मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एंटासिड के रूप में। एंटासिड, मैंने यहां लिखा एंटी, यहां लिख दिया एसिड। एंटी एसिड का मतलब है अम्ल के उल्टा। पेट में जब खट्टापन ज्यादा हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आ जाती हैं, अम्लीय ज्यादा हो जाता है, क्या लेना पड़ता है? क्षार। तो यह वही तो क्षार है। जब कभी भी पेट में दर्द होता है, दर्द होने का मतलब है पेट में अम्ल बढ़ चुका है। अब उस अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए ऊपर से क्या खाना पड़ेगा? क्षार खाना पड़ेगा। तो क्षार कौन सा होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। यानी कि पेट की एसिडिटी को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो अम्ल व क्षारों के गुणधर्म व अम्ल व क्षारों के उपयोगों को आपने इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ लिया। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।